हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली क्या किया था, हमने प्रीलिम्स के रिसोर्सेज देख लिए थे, हमने मेंस के रिसोर्सेज देखे थे सारे, जीएस 1 2 3 4 है ना। और इस लेक्चर में हम उसी मेंस के टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि एस्से जो है सबसे पहले पेपर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एस्से। और एस्से को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन से बॉडी, बॉडी से कंक्लूजन, और फिर आप एसेस के लिए क्या क्या कर सकते हो प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आज का टॉपिक है कि हाउ टू राइट गुड एसेस फॉर यूपीएससी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड बैच 2 ऑफ CSAT विच इज़ रनिंग already from 1st of April. So please go and join for the course if you feel कि CSAT आपका ऑब्स्टेकल है प्रीलिम्स क्लियर करने में। प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर कोर्स। यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट एज वेल। तो डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, अराउंड 20 लेक्चर्स पड़े हुए हैं डेमो, तो वो भी आप देख सकते हो। एंड इफ़ यू फील कि हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे हैं, देन यू कैन गो एंड एनरोल फॉर द फुल कोर्स, जिसमें हम 1000+ MCQs इंक्लूडिंग PYQs कवर कर रहे हैं। करेक्ट, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी इसमें है, आपको रटाने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही है, एक कंसेप्ट क्लैरिटी दी जा रही है, एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप किया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, हरी अप एंड एनरोल फॉर द कोर्स। चलिए अभी आज का हम जो टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डिकोड मेंस। तो मेंस को हम कैसे डिकोड करेंगे कि एस्से सबसे पहला पार्ट है, फिर आंसर राइटिंग है, और फिर GS 1 2 3 4 में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये मोर और लेस दोनों एक ही चीज़ है कि भाई आंसर राइटिंग के लिए हमको क्या करना है दोनों में, है ना, वो हम एक ही साथ देखेंगे। बट एस्से इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो एस्से को हम अलग से देखेंगे। और उसके बाद इथिक्स का जो पेपर आता है दैट इज़ इन GS 4, तो उसको भी हम फोकस करेंगे, क्योंकि एस्से और इथिक्स ये आपकी मेंस में रैंक बनाएंगे। एस्से, इथिक्स एंड ऑप्शनल, तो ये 3 जो सब्जेक्ट हैं एंड योर ऑप्शनल पेपर, वो आपकी रैंक बनाते हैं। बाकी सब आपको उतना लाना होता है जितना बाकी सब स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो GS 1 जो बाकी GS के पेपर्स होते हैं वो आपके प्रिपेयर्ड रहते हैं। बस ये एस्से, इथिक्स और ऑप्शनल में ही कहीं जो है एज मिलता है आपको। अगर आप इन तीनों में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका मेंस में अच्छा रैंक आएगा, नो डाउट। चलो तो अभी हम एस्से को देखते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे एस्से को। एंड टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ टू राइट गुड एसेज फॉर यूपीएससी मेंस। कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो। करेक्ट, तो सबसे पहले कुछ जनरल टिप्स मैं आपको बता देता हूँ एस्से के बारे में। तो एस्से के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होता, पहली बात, है ना। एस्से आपकी प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप पहले ही दिन से ऐसे लिख पाओगे या ऐसे स्टार्ट कर पाओगे, नहीं। पहले आपको पूरा जीएस का पेपर आना चाहिए, मतलब जीएस का प्रिपरेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जाके कहीं एसेज लिख पाओगे। तो जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है आपका, जीएस के पेपर्स आपने बहुत ज़्यादा बार रिवाइज कर लिए हैं, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, है ना, एंशिएंट एंड मिडिवल की किताबें, है ना, और आर्ट एंड कल्चर, ये सब जब आपने बेसिक इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, उसके बाद यू विल कम टू एस्से, है ना। आप ऐसे बिना पढ़े ऐसे चले जाओगे तो कुछ हवा भी नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है ना, क्योंकि एस्से, यूपीएससी का एस्से लिखना इज़ अ डिफरेंट थिंग रादर देन राइटिंग नॉर्मल एस्से जो हम अपने स्कूल टाइम में लिखते थे, है ना, उससे अलग है। यहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना रहता है और एक कोहेरेंस वे में लिखना होता है ना, एक कोहेरेंट वे में लिखना होता है और स्टैंड आउट करना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी सबसे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है। एस्से में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छा एज लेने के लिए आपको खुद से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है। वो एक्स्ट्रा वर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ टॉपिक्स पे, जो जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, है ना, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब जो टॉपिक्स हैं, और जो PYQs में पिछले PYQs में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टॉपिक्स पूछे जा चुके हैं, उन सब पे आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और थोड़े बहुत रफ पॉइंट्स जो हैं वो एक प्रिपेयर करना है। तो आप एक कॉपी बना लो, सेपरेट कॉपी, जिसमें आप सिर्फ एसेज को डेडिकेट कर रहे हो। उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप कोट्स को कलेक्ट करोगे। कहीं आपको कोट दिख गई, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं एक अच्छी कोट दिख गई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फिर कोई भी इन जनरल अच्छी कोट दिख गई जो आप एसेज में यूज़ कर सकते हो, उसको आपने ले लिया। आपने एनेक्डोट्स ले लिए। एनेक्डोट्स क्या होते हैं, मतलब एनेक्डोट्स आर रियल लाइफ स्टोरीज। बेसिकली मान लो कोई IAS ऑफिसर ने किसी अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, या फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अच्छा काम किया, तो वो आप स्टोरी डायरेक्टली कोट कर सकते हो अपने किसमें,
अपने ऐसे में आप स्टार्ट कर सकते हो कि सो एंड सो फला सो ने ऐसे किया था एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आर, इस टाइप से जो भी XYZ स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में भी, जैसे मान लो एग्रीकल्चर पे आया है ना, तो आप किसी एक किसान की स्टोरी बता सकते हो कि भाई ये किसान था, इसने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि ये था XYZ था, और फिर उसी टाइप के इंसान, उसी टाइप की स्टोरी को आप कंक्लूजन में भी एंड कर सकते हो उसको लिंक करके। तो इस टाइप से स्टोरीज आपको कलेक्ट करनी है अगर मिलती है कहीं पे। पोएम्स हो गई, कोट्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, वो आपको जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कलेक्ट करनी है और आपको लिखनी है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, इसके लिए अगर आप ऑनलाइन यूज़ करते हो एवर नोट आप यूज़ कर सकते हो। एवर नोट में आप सेग्रीगेट कर सकते हो चीज़ें, एक नोटबुक बना ली कोट्स की, एक एनेक्डोट्स की बना ली, एक स्टोरीज़ की बना ली, एक पोएम्स की बना ली, तो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा, आपका सारा ये कलेक्शन हो जाएगा टॉपिक्स का, है ना। उसके बाद फाइनली आप जब ऐसे की नोटबुक बना रहे हो तो उसमें इसको नोट डाउन कर लो। बट शुरुआत में करने के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जिससे कंफर्टेबल हो, मैं नहीं बोलूँगा ऑनलाइन यूज़ करो, बट आप जिससे कंफर्टेबल हो। ऑनलाइन थोड़ा ईजी रह जाता है, बट आप जिससे कंफर्टेबल हो, आपको अगर लिख के करना रहता है तो आप लिख के करो, है ना, उससे भी कुछ नहीं है। और लिखने से ज़्यादा अच्छा लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि लिखने से आपको याद भी होता है ना, रादर देन ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करने से। लिखोगे अगर आप तो आपको याद भी होगा साथ ही साथ। तो लिखना ऑलवेज एक एज देता है, बट इसमें थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का इशू आता है। आपने एक पेज में लिख दिए कोड्स, फिर अब अगला कोड बनाने कब मिल रहा है, फिर जगह नहीं बची, कहाँ लिखोगे, फिर तीसरे पेज पे लिखना पड़ेगा। तो ये टाइप का प्रॉब्लम आता है जब आप ऐसे नोट बनाते हो, है ना। तो इसको आप अपने हिसाब से देखना कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको कलेक्ट करना है, कोड्स कलेक्ट करने हैं, एनेक्डोट्स करने हैं, स्टोरीज, पोएम्स, फैक्ट्स, ये सारे जनरल टॉपिक्स पे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ क्या करना है, एसेज, अच्छे एसेज लिखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए अच्छे ऐसे की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ अ गुड ऐसे, गुड ऐसे होता क्या है। तो गुड ऐसे लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे होता क्या है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मटेरियल क्या है, टॉपर की आंसर शीट्स। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको टॉपर्स की जो आंसर बुकलेट्स हैं, जो वो एसेज लिखते हैं, उनकी आपको आंसर बुकलेट्स मिल जाएंगी, है ना। वो आंसर बुकलेट्स वो डाउनलोड करो। जैसे आप कुछ जो एसेज में अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे एक विक्रम ग्रेवाल थे, उनकी 51 रैंक आई थी, तो इन्होंने एसे में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। इनके आप निकालो एसेज, पढ़ो ऐसे, सिर्फ पढ़ना है। ये जो टॉपर्स के एसेज होते हैं, इनको आपको पढ़ना है कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, कैसा एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं तो कैसे ट्रांजिशन किया है, फिर कैसे एंड किया है, क्या क्या डायमेंशंस को उन्होंने कवर किया है ऐसे में, किस किस टाइप से सोचा है उस ऐसे के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको वो टॉपर की आंसर शीट्स कॉपी करने से, मतलब आंसर शीट्स देखने से पढ़ेंगे। और जितनी आंसर शीट्स पढ़ोगे इनकी, उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे लिखते कैसे, बाद में आप लिखना स्टार्ट करना। लिखना आपका एंड जॉब होना चाहिए कि आप स्टार्ट किया है, ऑल्दो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट पहले आपको प्री वर्क करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। वो होमवर्क आपका यही है कि आप टॉपर की आंसर शीट्स को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके उन एसेज को पढ़ो कि टॉपिक क्या था ऐसे का, और उस पर्टिकुलर टॉपर ने उस आंसर को, उसको स्टार्ट कैसे किया, उसको एंड कैसे किया, और बीच में जो मेन बॉडी थी उसमें कैसे पैराग्राफ्स के बीच में ट्रांजिशन किया है, क्या क्या चीज़ों को उसने एड्रेस किया है ना। इन सब को जब आप एनालाइज करोगे ना, काफ़ी पढ़ लो, 10-15 पढ़ लो, है ना। आपके पास 1 साल का टाइम है, आराम से पढ़ो, 15-20 टॉपर की कॉपीज़ पढ़ो, है ना। आराम से पढ़ो और देखो कैसे किया है। जब आप ये मतलब 40-50 ऐसे पढ़ लोगे टॉपर्स के, तब आपको खुद ही एक आइडिया क्लिक होने लगेगा। और जब ये पढ़ रहे हो ना, तो एक साइड में नोटबुक रखो, और नोटबुक में पॉइंट्स नोट करते जाओ जो आपको लग रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या इसने ऐसा चीज़ किया है जो मैं भी इंकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। क्या फ्लो चार्ट यूज़ किए हैं, फ्लो चार्ट नहीं यूज़ किए हैं तो क्यों नहीं यूज़ किए हैं, है ना। ऐसे इसमें जनरली फ्लो चार्ट यूज़ नहीं होते, है ना। आपको एक पैराग्राफ टाइप में लिखना रहता है, तो कैसे ट्रांजिशन किया है, क्या क्या चीज़ों से उसने कनेक्ट किया है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है इन आंसर बुकलेट्स में, है ना। इसको जब आपने कर लिया और आपने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बना लिए कि अच्छा ये ऐसे में चीज़ें करनी है मेरे को, है ना। इसके बाद आप एक रेडी करोगे ब्लूप्रिंट, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, आप करंट इश्यूज तो फॉलो कर ही रहे हो, करेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो टॉपर की आंसर शीट्स पढ़ी मिली आपको, इसमें जो जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट मैंने बताया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी एसेज थे XYZ, मतलब और भी टॉपिक्स होंगे, ऐसे 25 से 30 टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि जाएंगे यूपीएससी के पेपर में और बस लिखाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता ऐसा, है ना। जो टॉपर्स होते हैं वो पहले से ही प्रिपेयर करके जाते हैं एसेज, है ना। वहाँ पे जाके बस वो थोड़ा मॉडिफाई करते हैं उन चीज़ों को, बाकी क्योंकि देखो आपके पास टाइम कम है ना। आपके पास अगर 3 घंटे का टाइम है, तो उसमें आप मतलब उसमें आप थोड़ा 10-15 मिनट तो आप प्लान करोगे कि मेरे को लिखना क्या है ऐसे में, एक प्लान आउट करोगे, उसके बाद 1 घंटा आप लिखोगे, है ना। तो ये स्पीड आपकी एक तो अच्छी होनी चाहिए, कहीं इधर उधर गलत सलत हो गया तो फिर
और एक्स्ट्रा टाइम आपके पास टॉलरेंस में होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा सोचोगे बैठ के, एक एक पॉइंट सोच रहे हो और फिर लिख रहे हो ऐसे। वहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऑलरेडी से रेडी होना चाहिए पहले से ही। उसके बाद आप प्लान आउट करोगे कि मेरे को लिखना क्या है। तो आप क्या करोगे कि इन जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं, 40 से 50 जो कॉपीज़ पढ़ी आपने, इनमें से जो इंट्रोडक्शंस हैं उनके एसेज के और जो कंक्लूजन्स हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, एज इट इज़, ठीक है। एज इट इज़ अपनी नोटबुक में उतार दो उसको कि ये टॉपिक था, मान लो इंडिया के ऊपर आया या फिर इंडिया के नेबरहुड पॉलिसीज़ के ऊपर आया, तो इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा हुआ था, कंक्लूजन ऐसे लिखा हुआ था, एज इट इज़ कॉपी कर लो, ठीक है। और इसको याद कर लो, है ना, गलत वर्ड है याद करना, बट याद कर लो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स को याद कर लो, तभी आप क्या कर पाओगे कि वहाँ मेन पेपर में एसेस को जल्दी लिख पाओगे, है ना। तो टॉपर्स के जितने भी इंट्रोडक्शंस हैं और कंक्लूजन है उसको एक कॉपी में लिखो, है ना। जो मेजर टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक की हेडिंग डालो और उसके बाद इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखते चले जाओ उसका, है ना। और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करो उन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स को। इसके बाद आपको फॉर्डर मटेरियल बनाना है ना। फॉर्डर मटेरियल कहाँ से बनेगा? रिपोर्ट्स हो गई, न्यूज़ में आती रहती चीज़ें, है ना, इन सब चीज़ों से। कोई जनरल टॉपिक चल रहा है वो हो गया, उसके बाद आपके थॉट्स तो होते ही हैं ऑब्वियसली। क्या क्या डायमेंशंस उन्होंने एड्रेस करी हैं, उन डायमेंशंस पे आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स पता होने चाहिए, मेजर पॉइंट्स, है ना। तो जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं उन पे आपको मेजर पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे कुछ भी ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ले लो कि भाई, या फिर 5 ट्रिलियन इकॉनमी के बारे में ले लो, हम कैसे बनाएंगे इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी। तो ये सब जो चीज़ें आपको काफ़ी पॉइंट्स ऑलरेडी पता होने चाहिए, उस पर आप एलैबोरेट करोगे मेन जब ऐसे लिखोगे उस पर, है ना। तो आपको एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लेना है इन टॉपिक्स का, है ना। जो भी टॉपिक्स हैं 25 से 30 जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसमें से देखो कि क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को गूगल करो, है ना। गूगल करके उन पर एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेन बॉडी, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ जाके ऐसे लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस करेंगे हम, बट इतना सब पहले होमवर्क करने फिर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो योजना में कवर्ड रहते हैं, तो पर्टिकुलर, जैसे ऐसा नहीं कि योजना पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो योजना में कवर्ड होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं या बजट में होते हैं, तो वहाँ से आप उनका डेटा उठाओ, है ना। कि भाई बजट में इस बार किसानों के लिए ये किया गया, तो अगर एग्रीकल्चर के ऊपर आपका वो आ रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर आपका ऐसे आ रहा है, तो वो आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट वहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना है ना। उसके बाद डेटा आपको निकालना ही है, ऑब्वियसली डेटा तो इम्पॉर्टेंट है ही। डेटा के साथ साथ आपको जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले उस आर्टिकल से वो आपको उठा लेनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कुछ इश्यूज़ के लिए करना है हमको ऐसे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। तो एकदम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप पहले तो क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो एसेज हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनके आंसर्स अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन। तो उन्हीं एसेज को लिखने की कोशिश करो और फिर चेक करो ऑनलाइन आंसर से कैसा लिखा है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जो टॉपर की कॉपीज़ पढ़ी थी, है ना, वो जो टॉपर की कॉपीज़ आपने पढ़ी, उन्हीं टॉपिक्स को आप उन्हीं टॉपिक्स को लो और उन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे लिखो और फिर अपना आंसर इन टॉपर से कंपेयर करो, है ना। और फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आपने एक ऐसे लिखा किसी टॉपिक के ऊपर और फिर आपने अपने पीयर्स को दे दिया, कलीग्स को दे दिया इवैल्यूएट करने के लिए कि भाई यार देखो क्या कैसा लिखा है मैंने, ऐसे पॉइंट्स बताओ कि क्या मैंने एड्रेस नहीं किया, क्या मैं और एड्रेस कर सकता था इस चीज़ में। वो आपको थोड़ा कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ेगा, है ना। या आपके कोई फेलो एस्पिरेंट्स हैं जिनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनके साथ आपको बैठ के ये एक्सरसाइज करनी है। या फिर ये जो मैंने आपको बताया कि टॉपर के ही जो आंसर्स हैं, टॉपर के ही जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे ऐसे लिखने का स्टार्ट करो, पहले उन्हीं का ही ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करो। पहले संडे टाइम निकाल लो, संडे को देना है, एक ऐसे लिखना है संडे को, और फिर उसको करते चले जाओ और फिर कंपेयर करो। आप पहला ऐसे बहुत ही बेकार लिखोगे, है ना, तो डीमोटिवेट मत होना कि भाई इतना घटिया ऐसे लिखा है मैंने, अब क्या करें। कुछ नहीं करें, सभी कोई ना कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट करना पड़ता है। तो शुरुआत में तो आप घटिया ही ऐसे लिखोगे, है ना, बट उसके बाद धीरे धीरे आपका एसे और क्वालिटी ऑफ राइटिंग इंप्रूव होगा, है ना। तो डोंट गिव अप ऑन दिस, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, करेक्ट, समझ में आ गया। उसके बाद जब ये सब सारी एक्सरसाइज आपने कर ली, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद टेस्ट सीरीज। ये आता है जब मेंस का आ जाएगा ना, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस में जाओगे, तब आप ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज इसकी, है ना। पहले कुछ नहीं करना है, ये 1 साल कुछ नहीं करना है, ये 1 साल ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है जैसे नॉर्मल ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना है ना। समझ में आ गया। तो ये तो हो गए जनरल टिप्स। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए और ऐसे कितना होना चाहिए। तो जनरली जो इंट्रोडक्शंस होते हैं ऐसे के, वो 120 to 150 वर्ड्स के रहते हैं, है ना। एक आई कैचिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक इंगेजिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जिससे राइटर समझे कि हाँ आपने
अब मेरे को अपने ऐसे में वो पढ़े एक्चुअली हमें आपका ऐसा नहीं कि कुछ भी फैक्ट से स्टार्ट कर दिया, मतलब फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो बट ट्राई टू बी इंगेजिंग, क्रिएटिव, इनोवेटिव, है ना। कोई स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना। एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ऐसे के इंट्रोडक्शन में, है ना। तो जो इंगेजिंग इंट्रोडक्शन है वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज वो चेक कर रहा है। तो अगर एक अच्छा इंट्रोडक्शन आता है तो दैट ऑब्वियसली सेट्स द टोन फॉर रेस्ट ऑफ योर ऐसे, है ना। बट ऐसा याद रखना कि इंगेजिंग करने के चक्कर में टॉपिक से डेविएट मत हो जाना। पूछा कुछ है, इंट्रोडक्शन किसी और चीज़ का दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। पोएम लिखी है अगर तो पोएम रेलिवेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी XYZ पोएम लिख दी है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। तो क्या क्या आप इंक्लूड कर सकते हो इंट्रोडक्शंस में? आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई फैक्ट कोट कर सकते हो, कोई ऑथेंटिक सोर्स है, योजना हो गया, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट हो गई, वहाँ से कोट कर सकते हो, है ना। या फिर आप किसी क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो क्लाइमेट चेंज पे कोई ऐसे लिखना है आपको, है ना, तो आप कुछ भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इज एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज नीड ऑफ द आवर, इस टाइप से रेटोरिक, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन पूछ के उसके आप ये पूरे ऐसे में कर सकते हो। आप क्वेश्चन पूछ के स्टार्ट कर सकते हो। हर एक पैरा को आप क्वेश्चन पूछ करके स्टार्ट कर सकते हो, है ना। इस पैरा को एंड कर रहे हो तो एक और क्वेश्चन पूछ लो, फिर दूसरे पैरा में इसका आंसर दे दो, फिर एक और क्वेश्चन पूछ लो, फिर उसका आंसर दे दो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो इस टाइप से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप कोट और पोएम से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर मान लो आपको कोई कोट या एनेक्डोट नहीं मिलता तो क्या करोगे? तो फिर आपको करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट है, कोई नया लेजिस्लेशन आया है उससे रिलेटेड, कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के संदर्भ में इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कोई रीसेंट एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो जो न्यूज़ में था, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करने के बहुत तरीके हैं। इतना भी नहीं आया, मतलब कुछ भी क्लिक ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या कर सकते हो? बेस्ट, जैसे हम GS में करते हैं कि आप ऐसे का टर्म डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे में जो पूछा गया उसको ही डिफाइन कर दिया। बट देखना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन। जब आपको कुछ नहीं आ रहा है और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना, आपको कुछ नहीं आता तो इंट्रोडक्शन लिखना तो कैसे लिखोगे? तो ऐसे लिखोगे, है ना, क्योंकि हमको छोड़ के तो आना नहीं है, लिखना तो है ही। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? तो हम डिफाइन कर देंगे टर्म ऐसे का और फिर हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो ये ध्यान रखना कि मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ राइट अप्रोच फॉर ऐसे। मतलब एक अच्छा अप्रोच नहीं है कि आप ऐसे में टर्म डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि ये हम GS आंसर्स में जनरली करते हैं इंट्रोडक्शन के, बट हमको GS की तरह ऐसे को नहीं लिखना रहता है ना। तो ये लास्ट ऑप्शन है, बट कुछ नहीं आया तो कुछ तो करना है ना, तो ये कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाती है हमारी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई टॉपिक इससे रिलेटेड था, आपने स्टार्ट कर दिया। अब आपको लिखना है मेन बॉडी। तो मेन बॉडी का जब मेन बॉडी आप स्टार्ट करते हो तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कुछ और है और मेन बॉडी एकदम दूसरे साइड से स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेन बॉडी शुड बी कनेक्टेड टू योर इंट्रोडक्शन ओनली। तो देखो, UPSC का जो सिलेबस है ना, उसमें यही बोलता है कि ये जो ऐसे है वो आपको कोहेरेंट और ऑर्गेनाइज मैनर में लिखना है। कोहेरेंट और ऑर्गेनाइज मैनर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ कुछ बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ बोल रहा है, कोई लिंक ही नहीं है दोनों के बीच में, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। कोहेरेंट एंड ऑर्गेनाइज का मतलब ये होना चाहिए कि आपके आइडियाज ऑर्गेनाइज होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ में किस बारे में बात कर रहे हो और ये दूसरे पैराग्राफ से कैसे लिंक कर रहा है ना। तो लिंक करना है आपको, है ना, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को लिंक करना है, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी को लिंक करना है, कुछ भी सेपरेट नहीं होता है ऐसे में, ठीक है। एक नीट ऑर्डर होना चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए ऐसे का। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब आप टॉपिक को सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप जो रफ शीट होती है ना उसमें प्लान करोगे ऐसे अपना कि अच्छा इंट्रोडक्शन में मैं ये लिखूंगा, पहला पॉइंट ये एड्रेस करना है, दूसरा पॉइंट ये एड्रेस करना है, तीसरा ये एड्रेस करना है, चौथा ब्रॉड आपने लिख दिया एक प्लान, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं, है ना। तो आपका काम होगा इसमें, समझ में आ रहा है। तो पैराग्राफ शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर एंड योर फ्लो शुड बी स्मूथ। ऐसा कोई आर्ब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लो शुड बी स्मूथ, समझ में आ गया। अब जब मेन बॉडी हम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैप्चर द इवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन टू द प्रेजेंट। तो मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में जैसे बात हो रही है तो पहले क्या सिनेरियो था, अब क्या सिनेरियो है, ये पूरा चेंज कैसे आया है, इस चीज़ को आप एड्रेस कर सकते हो मेन बॉडी में, है ना। टॉपिक को आप एनालाइज कर सकते हो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से और मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या मतलब है, और ग्लोबली, इंटरनेशनली, इंडिया के रिस्पेक्ट में, कंट्रीज के रिस्पेक्ट में उसका क्या मतलब है ना। फ्रॉम इंडिविजुअल टू द ग्लोबल वर्ल्ड, वैसे आप एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद आप कंसेप्ट को डिस्कस कर सकते हो, उसका हिस्ट्री क्या था, उसका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है,
सॉल्यूशन आपको ऑफर करने हैं, आपको बेनिफिट्स ऑफर करने हैं, आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं, बट ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग करनी है। ये ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग होनी चाहिए कि भाई अच्छा ये चीज़ें हैं बट हम ये चीज़ें कर सकते हैं, एंड वी होप दैट दिस विल ऑब्वियसली दिस थिंग विल इम्प्रूव इन द कमिंग डिकेड या इन कमिंग ईयर, इस टाइप से। एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर दिस थिंग, टू सपोर्ट दिस थिंग, या जो भी XYZ आप समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो आपको सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं, बेनिफिट्स ऑफर करने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, आपको नेगेटिव साइड भी बतानी है, पॉजिटिव साइड भी बतानी है ना। राइटिंग पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट टॉपिक बट एंडिंग विद अ स्टैंड। आपका कोई स्टैंड होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर इशू पे क्या स्टैंड ले रहे हो, है ना। जैसे सती प्रथा पे अगर क्वेश्चन आता है, सती प्रथा पे कोई ऐसे आता है, तो आप अपना स्टैंड लो कि नहीं सती प्रथा गलत है, इट इज़ रॉन्ग। आप इसमें ऑप्टिमिस्टिक स्टैंड नहीं दोगे कि भाई नहीं वी थिंक दैट फॉर सम सेक्शन सती इज़ गुड, इस टाइप से नहीं करना है ना। सती प्रथा खराब है, आपका स्टैंड है कि ये खराब है, ईविल है सोसाइटी के लिए, तो ईविल है, खत्म, है ना। आपका स्टैंड होना चाहिए और स्टैंड को सपोर्ट करते हुए आपके पॉइंट्स भी होने चाहिए कि क्यों खराब है भाई, क्यों मान लो। सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि हाँ खराब है ना, ऐसे तो ऐसे नहीं लिख पाओगे, ठीक है। फिर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी स्टेटमेंट आपको ऐसे में दी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालाइज करो। सोशल एंगल क्या है उसका, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से सोचो, इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज़ का, है ना। आगे आने वाली हिस्ट्री इस चीज़ से कैसे शेप हो सकती है, साइंटिफिक उसका पर्सपेक्टिव क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो सिक्योरिटी हमारी हैम्पर हो रही है क्या उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रही है क्या, वो सब लीगैलिटीज़ क्या हैं। तो जितनी आप डायमेंशन एड्रेस कर सकते हो ऐसे में, ये तो मैंने कुछ बता दी, इसके अलावा भी अगर कोई डायमेंशन आप एड्रेस कर सकते हो तो करो ऐसे में एड्रेस, क्योंकि जितना डाइवर्स आप अपना ऐसे लिखोगे उतना ही बेटर है ना। जितने ज़्यादा टॉपिक्स, जितने ज़्यादा डायमेंशन आप टच करोगे, योर ऐसे वुड बी बेटर एंड बेटर, है ना। कोई अगर बंदा वहाँ पे 3 डायमेंशन टच करके आ रहा है और आपने 5 डायमेंशन टच करी हैं, भले ही पॉइंट्स आपके उन 5 डायमेंशन के कम है, यू विल गेट डेफिनेटली मोर मार्क्स इफ़ यू हैव अ गुड इंट्रोडक्शन देन अ मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ये ध्यान रखो कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं चेक करने के लिए, ठीक है। उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं चेक करने के लिए, वो आपका एक एक लाइन बैठ के नहीं पढ़ेगा, साफ सीधी बात है, एक एक लाइन बैठ के वो नहीं पढ़ने वाला है। अगर आपने सिर्फ मान लो आपने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल दिया है, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सोशल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एकदम एक्सटेंसिवली, और पॉलिटिकल भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मेन पेपर में, क्योंकि वो आपका पूरा पढ़ेगा ही नहीं, है ना। वो आपका पूरा पढ़ने से रहा। आपने अगर हेडिंग देके ये लिखा कि सोशल इम्प्लीकेशन इसके इतने हैं, आपने 3 लाइन लिख दी, फिर आपने लिखा कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इसके इतने हैं, 3 लाइन लिख दी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लिख दिया, तो बंदे को क्या लगेगा, जो चेक कर रहा है उसको क्या लगेगा, यार इसको बहुत नॉलेज है, इसने हर एक एंगल को कवर किया है ना, समझ में आ रहा है। भले ही वो बाकी 3 पॉइंट आपके पढ़े ना पढ़े, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसको एक हेडिंग दिख जाएगी कि यार इसने कम से कम 1 2 3 4 10 15 पॉइंट कवर किए हैं इस पर्टिकुलर ऐसे में, है ना। तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स, समझ में आ रहा है। तो हर एक एंगल को टच करो, ठीक है। सब हेडिंग्स यूज़ करो, इनोवेटिव सब हेडिंग्स, कोई पैरा स्टार्ट कर रहे हो तो इनोवेटिव सब हेडिंग्स यूज़ करो कि वो पैरा किससे रिलेट कर रहा है ना, क्या चीज़ को वो एड्रेस कर रहा है, ठीक है। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स एसेज में यूज़ करना मतलब सही नहीं होता है ना, मत ही यूज़ करना, क्योंकि ऐसे में कभी भी फ्लो चार्ट और डायग्राम्स यूज़ नहीं होते हैं। तो नॉर्मली लिखना पैराग्राफ फॉर्मेट में, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फिर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स एड्रेस करते हुए एक एक पॉइंट, और आखिरी में कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गई मेन बॉडी। अभी हम देखेंगे आगे थोड़े एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन हमको कैसे लिखना है, व्हाट इज अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन होती है एंडिंग। तो एंडिंग कैसे कर सकते हो आप पूरे ऐसे में जो आपने मेन पॉइंट्स कवर किए हैं उसको एक बार समराइज कर सकते हो, मेजर पॉइंट्स को समराइज कर सकते हो, है ना, ताकि आपका जो वो है एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने क्या क्या पॉइंट्स एड्रेस किए हैं मेन में। उसके बाद आप एक इमोशनल एंडिंग दे सकते हो, कोई एक इमोशन अराउज कर सकते हो कि भाई हमें आज स्टेप लेने की ज़रूरत है ना, हम अगर ये नहीं लेंगे तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये फेयर नहीं होगा, वी हैव टू एक्ट नाउ, दिस अराइज, जैसे ये होती है ना वो वाली कोट है, अराइज अवेक, जस्ट अ मिनट, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज रीच। इस टाइप से चीज़ें आपको लिखनी है ना, इमोशनल अराउजिंग करनी है आपको, समझ में आ गया। इस टाइप से आपको चीज़ें उसमें करनी है। इसके बाद आगे बढ़ें अगर हम, तो इफ़ एसेज कंटेन्स अ प्रॉब्लम देन राइट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड वे फॉरवर्ड। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि कोई प्रॉब्लम है, फार्मर सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, इस पे ऐसे लिखो,
तो इस टाइप के जो एसेज होंगे उसमें आपको सॉल्यूशन एंड में ऑफर करना है ना। इसके साथ ही साथ आपको वे फॉरवर्ड भी एंड करना है कि हम इन सॉल्यूशंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये आगे जो चीज़ होगी उसको कैसे इंप्रूव कर सकता है ना, आगे ये कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है, ये सारी आपको चीज़ें लिखनी है। तो कंक्लूजन की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो 200 से 300 वर्ड के लगभग होना चाहिए, है ना। 200 टू 300 वर्ड्स आपका ऐसे होना चाहिए। मेजर पॉइंट्स आपको लिखने हैं कंक्लूजन में, प्रॉब्लम्स लिखनी है, सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं, सिग्निफिकेंस देना है ना, ताकि आप ऐसे को बेसिकली सम अप कर सको। समझ में आ रहा है। टोन ऑफ द कंक्लूजन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। कभी भी कोई भी चीज़ आप नेगेटिव सेंस में एंड मत करना, चाहे वो जीएस के आंसर्स हो चाहे वो ऐसे हो, हमेशा बी ऑप्टिमिस्टिक बी होपफुल। हम बोलते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक रहो, होपफुल रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे ही आपको दर्शाना है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी है, वो एक होपफुल पर्सनैलिटी है। समझ में आ रहा है। तो एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक एंडिंग देनी है, एम्फेसाइजिंग ऑन सॉल्यूशंस कि हाँ आई रिकॉग्नाइज की प्रॉब्लम्स ये हैं, बट इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपको टोन इस टाइप की होनी चाहिए आपके कंक्लूजन की। ठीक है, एंडिंग विद अ पावरफुल कोट बाय अ फेमस पर्सन टू मेक योर पॉइंट लीव एन इम्प्रेशन। तो कोट के साथ एंड करो, आखिरी में जो आपने पूरा लिख लिया कंक्लूजन का पैराग्राफ, फिर जो एंड होता है ना वहाँ पे कोट डाल दो। जैसे मैंने अभी बताया, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप अंटिल योर गोल इज मतलब रीच्ड। तो इस टाइप की कोट्स आप लिख सकते हो। ये कोट्स जितनी भी हैं, जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक से कोट्स रिलेटेड है, ये सारी हमने अपने वेबसाइट पे शेयर करी हुई है। फ्री मटेरियल्स में जाके आप ये सारे कोट्स और जो भी स्टार्टिंग एंडिंग्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको अगर थोड़ा टाइम बचाना है ये कोट्स के लिए तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर फ्री मटेरियल। वेबसाइट का नाम है www.thelaymanway.com, है ना। तो ये साइट पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप laymanway.com, वहाँ से आप जाके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके ये सारी मटेरियल्स आपको डाउनलोड कर सकते हो, है ना। समझ में आ गया। अब हमने देखा था कि स्टार्ट जब हम कर रहे थे ऐसे का तो हम एक स्टोरी से स्टार्ट कर रहे थे, स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई फिक्शन स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हो तो एंडिंग जो होनी चाहिए वो भी उस कैरेक्टर की एंडिंग होनी चाहिए, है ना। इफ द एसे वॉज अ स्टार्ट ऑफ अ फिक्शन स्टोरी और अ कैरेक्टर देन एंड योर एसे विद द रेफरेंस टू दैट स्टोरी, है ना। जैसे आपने मान लो फार्मर के केस में, एग्रीकल्चर के केस में बात करी है ना, तो आपने किसी एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया कि राम की फैमिली को इतना इतना काम करना पड़ रहा है। तो फाइनली आप जब एंडिंग दोगे तो आप कुछ इस टाइप की एंडिंग दोगे कि राम जैसे और भी फार्मर्स हैं जिनको हमको हेल्प करने की ज़रूरत है, वी नीड टू अराइज नाउ एंड चेंज दिस सिचुएशन। इस टाइप से आपको एंडिंग करना है। समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये मैंने सारी टॉपर्स की कॉपी से ही उठाए हैं, है ना। तो ताकि आपको दिखा सकूं मैं कि कैसे स्टार्टिंग होती है और कैसे एंड लिखा जाता है, कैसे बॉडी लिखी जाती है। आपको खुद से ये एक्सरसाइज करनी है, बट ये मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये जो ऐसे है ये सौम्या शर्मा का, इनकी AIR 9 रैंक आई थी, पता नहीं किस ईयर में आई थी, बट AIR 9 इनकी आई थी। अब इन्होंने ये ऐसे लिखा था, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ इन अ वे अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन पास्ट सक्सेस। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो अपने पिछले सक्सेस का विक्टिम है। ठीक है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आया था, है ना, उसी का ही ये विक्टिम है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। तो अब इन्होंने देखो स्टार्ट कैसे किया, इन्होंने स्टोरी से स्टार्ट किया। करतार सिंह क्या लिखा है, अ मैन ऑफ 85 सिट्स ऑन हिज चारपाई इन हिज फील्ड इन मोगा पंजाब। ही विल बी टेकिंग द कैंसर ट्रेन टू बीकानेर इन राजस्थान द नेक्स्ट डे फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो कैंसर उनको हो गया है, वो जा रहे हैं अब राजस्थान अपना ट्रीट करवाने। ही विल बी जॉइंड बाय मैनी अदर फार्मर्स ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड बाय कैंसर। जिनको कैंसर है वो भी जा रहे हैं। दे आर ऑल अनमाइंडफुल एंड क्लूलेस अबाउट द रीजन बिहाइंड देयर सफरिंग। मीनवाइल हिज टू सन्स toil hard in the field praying for a better yield this year. Their crop from the last season failed due to the alkalization, making them struggle to make ends meet. While life goes on for them, they cannot help but be nostalgic about their prosperous past. Their children are not enjoying the same childhood as they did. ठीक है, तो अब देखा आपने किस टाइप से स्टोरी से इन्होंने कनेक्ट किया। इन्होंने स्टोरी से स्टार्ट किया कि भाई एक फार्मर है, उसको कैंसर हो गया है, वो जा रहा है ना, उसके बेटे फील्ड में काम कर रहे हैं, है ना, और उनके बेटे फील्ड में काम कर रहे हैं, बट क्रॉप की यील्ड उतनी नहीं है, लास्ट क्रॉप भी फेल हो गई थी, है ना। तो पुराने ज़माने में जो उनको मिलता था, पुराने टाइम पे जब इनिशियली उन्होंने स्टार्ट किया था, जब उनको जितना यील्ड मिलता था अब वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर। अब देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया, नया इन्होंने पैराग्राफ स्टार्ट किया क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाई इज़ इट दैट डिस्पाइट द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस द एंशिएंट गोल्डन क्या लिखा है,
बाइंड्स द कंट्री स्टिल हैज़ टू सी फार्मर सुसाइड्स एवरी डे। फार्मर्स के सुसाइड क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज इट दैट मेक्स फार्मर्स डंप द प्रोडक्ट ऑफ देयर हार्ड लेबर ऑन द रोड्स। तो आप देख रहे हो किस टाइप से अराउज कर रहे हैं ये इमोशंस, ये चीज़ें। क्वेश्चंस को एड्रेस किया। अब इन क्वेश्चंस जो इन्होंने ये बताए, पूछे हैं यहाँ क्वेश्चन, अब इन्हीं को ये एड्रेस करेंगे इधर। द essay विल बी आंसरिंग द अबव क्वेश्चंस टू दिस अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर इज इंडिया। मैं राइटिंग इनकी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ गए ना कंसेप्ट क्या है। इन्होंने क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस को एड्रेस किया है हर एक में, है ना। फिर यहाँ पे देखो सब हेडिंग, फ्रॉम मुजीरिस टू इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी। ये इन्होंने, ये शायद इनका वो है ना। तो इस टाइप से इन्होंने लिखा है, द पास्ट सक्सेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर गोज ऑन फॉर अ ब्रेक एज द फर्स्ट सेंचुरी CE पीरियड, द नेचुरल बाउंटी ऑफ अर कंट्री। ये देखो इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, तो इन्होंने हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे टच कर रहा है ना। द सिल्क रूट एंड द मैरीटाइम ट्रेड रूट्स वर बिजी लैंड्स ऑफ द कॉमर्स। तो इन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है। ऐसे ही आपको एंगल्स टच करने हैं कुछ समझ आ रहा है। द इफेक्ट ऑफ दिस बूमिंग ट्रेड वॉज द फार्मर्स वर प्रॉस्परस, इकोनॉमिक एंगल हो गया यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से चीज़ें आपको करनी है, समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये सृष्टि जयंत देशमुख का ऐसे है जो इन्होंने लिखा था, चाइल्ड लेबर पे लिखा हुआ ये ऐसे। इसको देखते हैं हम कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर अ नेसेसरी ईविल और जस्ट प्लेन ईविल। ये ऐसे है। अब इसमें देखो इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है, इन्होंने एक पोएम से स्टार्ट किया है। वर्किंग विद टूल्स एंड टी कप्स, द लिटिल हैंड्स वर एवरी डे, द लिटिल हैंड्स मूव एवरी डे, for need and for survival they are ready to walk every way. Some have an ailing sister while some have a mother. To get home a penny they get beaten by the other. Do these kids know they are losing their childhood? ये इन्होंने पोएम लिखी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। अब ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, फैक्ट कोट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन देयर वर अराउंड 30 मिलियन चाइल्ड लेबर्स in India in 5 to 18 years of age groups. This striking figure, this इस टाइप से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है कैसे लिखा? पहले यहाँ पे पोएम लिखी, फिर क्वेश्चन पूछ लिया, फिर फैक्ट कोट कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब सब चीज़ इन्होंने कर दिया इसमें, है ना। तो इस टाइप से अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपको अभी एग्जामिनर जो पढ़ रहा है इस ऐसे को, उसको लगेगा यार अच्छा है, मतलब पोएम से आपने स्टार्ट किया है, आपने क्वेश्चन पूछा, मतलब आप समझ रहे हो ना, इंगेजिंग चीज़ होनी चाहिए। अब एक दूसरा देखते हैं। ये है विक्रम गेवाल का ऐसे जो उन्होंने लिखा था। किस पे? सेक्शन ए पे देखते हैं क्या लिखा है। सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन। शायद विक्रम गेवाल का है, किसी और का है, आई डोंट रिमेंबर, बट किसी एक टॉपर का है ना। सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी हिंजेस ऑन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन। तो अभी क्या बोल रहा है, देखो कैसे लिखा है। अ ट्री कैन विथस्टैंड द ग्रेवेस्ट ऑफ स्टॉर्म्स, मोस्ट वायलेंट फ्लड्स एंड सीवियर फेमाइन्स if it has grown into a holistic living system. That is to say, its roots are deep and firm, its trunk is dense and broad, its branches are tenacious and leaves functioning incessantly as photosynthetic food factories. All in all, the growth and survival of a tree are dependent on the healthy functioning of its past. अब इन्होंने क्या यूज़ किया है इसमें, इन्होंने एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ किया है ना। उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ जो उन्होंने ट्री के लिए समझाई है, इसको ये रिलेट करेंगे किससे? डेमोक्रेसी से। The analogy borrowed from the Jatakas is adept in explaining a political system. A democracy is a tree and it must be watered and nourished with care in order to bear its fruit. समझ में आ गया? ये एक अगला टाइप का स्टार्टिंग है जो आप कर सकते हो एनर्जी देके, ठीक है। ये आप आराम से पढ़ लेना, ये जो लिखा हुआ है ना। आपको समझ में आ गया कि कैसे ये स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग ऐसे, है ना। एक और देखते हैं। अब कॉन्क्लूजन के बारे में बात करते हैं, है ना। तो कॉन्क्लूजन में वो जो ये चाइल्ड लेबर वाला अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, जो ये चाइल्ड लेबर वाला पढ़ा, इसी का ही कंक्लूजन देखो आप कैसे लिखा हुआ है। ओनली इन्होंने कोई ऊपर पैराग्राफ लिखा होगा, उसके बाद लिखा है इन्होंने, हेंस ओनली अ कोलैबोरेटिव एंड मल्टी डायमेंशनल एफर्ट कैन हेल्प ब्रेन इन द इविल ऑफ चाइल्ड लेबर। ये क्या लिखा है? इवन इफ इट इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नथिंग मोर देन प्लेन इविल, डिप्राइविंग चिल्ड्रन ऑफ देयर बेस्ट डेज। We need active participation at the level of a family, community, provinces and nations to defeat the culture of employing a child. और फिर यहाँ पे इन्होंने एक इमोशनल सा टच दे दिया है। Their time is for playing and making merry in the woods. Let us join hands to reclaim their golden childhood. समझ में आ रहा है? Woods, childhood, पोएम इस टाइप से इन्होंने एंड किया है इस चीज़ से। समझ में आ रहा है? इस टाइप से इन्होंने एंडिंग करी है। अब एक और एंडिंग देखते हैं। ये जो डेमोक्रेसी वाली एंडिंग थी उसकी देखते हैं। तो इन्होंने कैसे एंड किया है? अंत्योदय और वेलफेयर ऑफ द पोरेस्ट should be the goal of the democracy. Democracy is a great way to bring
सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पॉजिटिव टोन है, दिख रहा है। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू वंस, सॉल्यूशंस दे रहे हैं, ये सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। एंड एस्टैब्लिशिंग न्यू वंस वेयर नीडेड इज एसेंशियल। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस विल लीड टू अ प्रॉपर पॉपुलेंस, द सपोर्ट ऑफ विच विल इंश्योर द इनफैलिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कैसे अच्छी बन सकती है ना, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है, ये सब बात करी इन्होंने कॉन्क्लूजन में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये लोग? एक और देखते हैं। ये जो इंडियन एग्रीकल्चर वाला था, है ना, जिसको हमने स्टोरी से स्टार्ट किया था, याद है ना? ये जो स्टोरी पढ़ी थी, करतार सिंह और फेल ऑफ 85, जो कैंसर के लिए ट्रेन लेके भाग रहा था, उसकी एंडिंग देखो। द रीसेंट, जस्ट अ मिनट, अब इसकी एंडिंग देखो। द रीसेंट पॉलिसी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ब्रिंग होप इन द लाइव्स ऑफ द करतार सिंह एंड हिज 2 सन्स। तो देखो, ये इन्होंने करतार सिंह एंड 2 सन्स से स्टोरी स्टार्ट करी थी और एंडिंग भी ये यहीं से ही कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? Kartar Singh and his 2 sons, the efforts of our government to involve farmers in their decision making and having policies with a humanistic touch will certainly help Indian agriculture regain the glory of its past. Optimistic ending and again ending with that story जो उन्होंने पहले स्टार्ट करी थी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं ये लोग, है ना? इस टाइप से आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो समझ में आया कैसे करते हैं? अब ये देखो, अब ये जो बाकी टॉपिक्स हैं, ये कि फ़्लो कैसे मेंटेन करते हैं, फ़िलोसफिकल एसेज कैसे लिखते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ एसेज में कवर करेंगे, ठीक है? तो अगले में क्या होगा, अगले में हम पूरा ख़त्म कर देंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर सो पेशेंटली। फॉर मोर such lectures you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review if you think we are adding values, because reviews help us to make other students know that we are the place for their UPSC preparations. So please leave us a review. Explore our YouTube. We have a lot of topics. You can join our economics challenge which is free of cost, जहाँ पे हम आपको 7 days में इकोनॉमिक्स को मास्टर करवाते हैं. So you can join it on our website www.thelaymanway.com. And if you like this lecture, please like, share, subscribe and recommend to your friends as well. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच.